हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, या इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को बिना किसी देरी के। देखिए, अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें तो जो हमारा शरीर या कोई भी सजीव है, निर्जीव है, कुछ भी है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे पेड़ हो गए, पादप हो गए, जीव हो गए, जंतु हो गए। ठीक है, तो ये सब किससे बने हैं? किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं, सेल। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कोशिका को ही हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये जो सेल है, ये सेल पहली बार इसके बारे में किसने जाना? ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। इन्होंने इसके बारे में जाना कैसे? तो इन्होंने सेल की खोज जब की थी तो ये खोज की थी कार्क से। कार्क एक चीज़ होता है, उसी को बहुत महीन महीन झिल्ली टाइप में, झिल्ली की प्रकार का काट के इन्होंने उसमें सेल के बारे में या सेल को खोजा था। तो क्या कहेंगे अगर कोई पूछता है कि सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। एक चीज़ यहाँ पे और हम ध्यान से याद रखेंगे, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन किस प्रकार के सेल की या किस प्रकार की कोशिका की? तो यहाँ पे मृत कोशिका की। ठीक है, इन्होंने खोजा था मृत कोशिका को। कब? सन 1665 के आसपास इन्होंने स्वनिर्मित, इन्होंने खुद का जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था उससे खोजा था। ठीक है, तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। चलिए, अब आप पूछेंगे कि अगर इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था तो फिर सजीव कोशिका या जीवित कोशिका को किसने खोजा था? चलिए वो भी हम पढ़ेंगे। उनका नाम आप सुन लीजिए। ल्यूवेनहक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही जीवित कोशिका या पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी, यानी पानी से ही जीवित कोशिका को इन्होंने सबसे पहले प्राप्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हमको पता चल गया कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जो कोशिका है वो बहुत कुछ करती है हमारे शरीर में। जैसे कि आप जानते होंगे जो अमीबा होता है। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, हमें पता है। एक कोशिकीय जीव है, खाता पीता है, उत्सर्जन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके पास सिर्फ है एक कोशिका। वहीं हम मनुष्य की या जंतुओं या पादपों की बात करें तो क्या है? ये बहुकोशिकीय हैं। इनमें बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका वही कार्य करती है जो अमीबा एक कोशिका में करता है। तो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें हर कोशिका वही कार्य करती है। ठीक है, कोशिका का आकार कुछ चीज़ों में या कुछ जंतुओं ने कुछ आपको पादप ऐसे मिलेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ पे कोशिका एक ही प्रकार की होती हैं जिसमें। लेकिन मनुष्य हो गए तो इनमें, मनुष्य में क्या है, या जीव जंतु हो गए तो इनमें कुछ ऐसे होते हैं जीव जंतु जिसमें कोशिका कार्य के रूप से अलग अलग प्रकार की होती है, यानी कुछ कोशिकाएं अलग डिज़ाइन की होंगी, उनका कार्य भी अलग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। सजीव किससे बने होते हैं? तो जाहिर सी बात है, सजीव हैं तो कोशिका से बने हैं, क्योंकि कोशिका को ही फंडामेंटल ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने एक स्लाइड बनाई। स्लाइड किसको कहते हैं? स्लाइड हम कहते हैं जब हम कोई चीज़ इस माइक्रोस्कोप यानी इस सूक्ष्मदर्शी में किसी बहुत छोटी चीज़ को हमको देखना होता है, तो उसको देखने के लिए हम एक स्लाइड तैयार करते हैं, जो कि कुछ एक कांच का ऐसा टुकड़ा होता है। प्लेन कांच का मतलब पारदर्शी कांच का। ठीक है, उसके ऊपर हम जिस चीज़ को देखना होता है उसकी बहुत छोटी सी परत और बहुत हल्की परत बना के यहाँ रखते हैं। इसके ऊपर हम एक इसी के बराबर एक कांच का टुकड़ा और रखते हैं, और उसके बाद इस स्लाइड को पूरा उठा के हम इस जगह पे रख के माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, चलिए,
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्याज, आपने देखा होगा प्याज, प्याज की दो छिलकों के बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली की हमने स्लाइड बनाई है। और स्लाइड बना के क्या किया है, उस स्लाइड पे हमने डाला है एक चीज़, इसका नाम है सेफ्रामाइन। ठीक है, सेफ्रामाइन डालते हैं तो इससे हमें प्याज की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो हमको देखने में सहायता प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं कि आसानी से हमको दिखाई देती है माइक्रोस्कोप में। तो जब हम स्लाइड बना के तैयार करते हैं, और स्लाइड तैयार करने का मतलब जब हम सेफ्रामाइन डाल लेते हैं और डालने के बाद जब स्लाइड हमारी तैयार होती है और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें प्याज के सेल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको बीच में एक डॉट दिख रहा है, ठीक है, और डॉट के बगल ये संरचना आपको दिख रही है कुछ ऐसे, ठीक, ये दिख रही है ना। तो ये जो एक संरचना है ये एक सेल है, और ऐसे ही आपको कई सारे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुकोशिकीय पादप है। ठीक है, प्याज क्या है, बहुकोशिकीय, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं कि सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की हैं। क्या है, सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की हैं। और ये जो डॉट जैसा ब्लैक निशान आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ देखिए, जो डॉट जैसा ब्लैक निशान दिख रहा है, यानी ये डॉट जैसा है ना, ये केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और ये जो आकार है, इस आकार को, ये पूरा आकार एक कोशिका है, एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, कुछ कोशिकाओं में केंद्रक नहीं भी होता है। ठीक है, यहाँ पे कोशिका में केंद्रक है, तो यहाँ पे सारी कोशिकाएं एक समान हमको दिख रही हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सभी जगहों पे सभी जीवों का जो कोशिकाएं हैं वो एक समान। चलिए, तो ये कोशिका हम कैसे देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप लेके प्याज की जो पतली झिल्ली होती है उसका उपयोग करके हम इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, ये जो कोशिका अभी आपने प्याज की देखी, ये सल्ककंद की तरह, सभी जो मिलके एक सल्ककंद की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है, प्याज की झिल्ली जो होती है, इसमें जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सब क्या होती हैं, एक समान। वही मैंने आपको बताया ना कि ये जो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं यहाँ चित्र में, ये सारी क्या है, एक समान है, यानी प्याज की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। और ये जो कोशिका है ये क्या है, किसी भी जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ये आपने सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं इसको, कोशिका को। चलिए, अब जैसे जैसे ये तो जो रॉबर्ट हुक जी थे, इन्होंने स्वनिर्मित जो सूक्ष्मदर्शी था, खुद से इन्होंने सूक्ष्मदर्शी जो बनाया था, उससे इन्होंने सेल की खोज की। ठीक है, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब आवर्धक लेंस यानी माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई, धीरे धीरे समय बढ़ता गया और नई नई चीज़ें खोजी गई, तो उसमें माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी है इसका भी आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार हुआ तब यह पता चला कि सिर्फ एक कोशिका वाले जीव भी इस धरती पर हैं। जैसे जैसे एक कोशिका वाले जीव कौन कौन से हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। इनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। हाँ, अमीबा की जो कोशिका होती है उसका कोई आकार नहीं होता, वो किसी भी आकार का होता है, इसमें एक केंद्रक होता है, इसी से ये खाना खाते हैं, इसी कोशिका से खुद का विभाजन भी कर लेते हैं, इसी कोशिका से उत्सर्जन भी करते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी निकालते हैं। सारा काम ये इसी एक कोशिका में करते हैं। ठीक है, वहीं आपने चित्र में अभी ऊपर देखा कि बहुत सारी कोशिकाएं थी, उसी में से एक कोशिका अमीबा के जैसा होता है, और ये बहुत छोटा होता है, हमको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, सामान्य आंखों से हम इसको नहीं देख सकते। इनमें से किसी चीज़ को, पैरामीशियम, क्लोमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, अमीबा, किसी को भी नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही एक कोशिकीय जीव होते हैं, आप जान गए, अमीबा होता है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। यहाँ पे ऐसे ही बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं, जिसमें पादप, जंतु, फंजाई या कवक, ये सारे आ जाते हैं। यानी यहाँ पे, यानी जो हम मनुष्य हैं, हम
मानव हैं, हम मानव क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। हमारे पास हमारे शरीर में बहुत अरबों करोड़ों अरबों कोशिकाएं मौजूद होती हैं, ठीक है, और रोज बनती रहती हैं, रोज वो कोशिकाएं मरती रहती हैं। इसी तरीके से हम मानव जीवित रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। चलिए, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे हम रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने पहले बना के डाला है, लेकिन यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं एक बार। कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा 1665 में, ठीक है। अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया था इन्होंने और उसी से इन्होंने खोजा, कोशिका के बारे में जानकारी दी। किससे खोजा? कार्क होता है, उसकी सहायता से इन्होंने खोजा। लेकिन वो क्या थी? मृत कोशिका। मृत कोशिका से इन्होंने कोशिका के बारे में पता किया। फिर बाद में क्या हुआ? ल्यूवेनहक इन्होंने 1674 में सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके तालाब के जल में जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित कोशिका का पता लगाया। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, यानी कोशिका में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके बारे में जानकारी दी इन्होंने। जेई पुरुकोंज इन्होंने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ, या जिसको हम कहते हैं जीव द्रव, ठीक है, कोशिका का चित्र भी हम आगे देखेंगे, या इसके पहली कक्षाओं में भी आपने देखा होगा चित्र में कि कोशिका में एक भाग होता है, बहुत बड़ा भाग जो द्रव से भरा होता है, उसको हम जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, तो दो जीव वैज्ञानिक थे, एम स्लीडन 1838 और टी स्वान 1839। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिका से बने हैं, वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं, ठीक है, कोशिका से बने हैं सभी, और कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। इसके बाद विर्चो भी एक साइंटिस्ट थे। 1855 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, या सेल थ्योरी जो थी इसको और आगे इसके बारे में चीज़ें बताई। क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो कोशिकाएं हैं, या कोई नया जीव उत्पन्न होगा, सीधी सी बात है, कोई नया जीव उत्पन्न होगा तो वो अपने पूर्ववर्ती जीव से ही उत्पन्न होगा। यानी कह सकते हैं हम कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इसमें एक चीज़ें जोड़ते गए, जोड़ी कि कोशिकाएं जो हैं, जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं वो अपने पूर्ववर्ती, यानी अपने से पहले जो कोशिकाएं उसके पास थी उन्हीं से बनेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये इतनी जानकारी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, तो यहाँ देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीव अभी आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ अब हम मानव की बात करते हैं, मानव कोशिकाओं की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ मानव में पेशीय कोशिका होती है, रुधिर कोशिका यानी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, नर्वस सेल्स जो होते हैं। इसके बाद आगे देखें तो अंडाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वसा कोशिका होती है, अस्थि कोशिका होती है। ये इतनी सारी कोशिकाएं जो हैं ये मानव में पाई जाती हैं, ठीक है। बहुकोशिका है तो बहु तरह की कोशिका भी पाई जाती हैं मानव के शरीर में, और इन्हीं सारी कोशिकाओं के मिलके ही मानव शरीर का निर्माण हुआ है। सभी कोशिकाओं का आकार अलग है और इसी कारण इनके कार्य भी अलग है। हर कोशिका का अपना अपना कार्य है, ठीक है। चलिए, इनका जो आकार है इनके विशिष्ट कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखें अगर हम, तो जो प्रत्येक कोशिका है, यानी जितने भी प्रकार की कोशिका भी आपने ऊपर देखी, ठीक है, प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि, ठीक है। तो ये कोशिका का ये सारा कार्य होता है।
कोशिकांग के कारण ही, यानी जो कोशिकांग होते हैं इनके कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य कर पाती है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कोशिका कैसे बनती है। कोशिका क्या होती है, बहुत हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। कोशिका जब विभाजित होंगी, हमारे शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें हम जान चुके। ठीक है, अब आते हैं कोशिका कैसे बनती है। ठीक, चलिए देखिए, अगर हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से, या आपने कहीं सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, ये जो नाम अभी आप यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे, ये नाम हो सकता है आपने पहले कहीं ना कहीं सुना हो। देखिए, जो कोशिका होती हैं इनमें काफ़ी चीज़ें, यानी अलग अलग जीव की अलग अलग पादप या मानव की कोशिकाओं को देखा जाए तो उसमें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सेम होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, केंद्रक, कोशिका द्रव, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं कोशिकाओं में जो एक ही जैसी होती हैं। कुछ चीज़ें पादप में मौजूद होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे जो जीव कोशिकाएं होती हैं उसमें मौजूद नहीं होती, यानी मानव कोशिकाएं हैं उनमें मौजूद नहीं होती, कुछ मानव में होती हैं, कुछ पादप में नहीं होती। तो ये कुछ नाम है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव, या कोशिका झिल्ली को ही हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं, कि ये क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, देखिए यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, यानी जैसे अभी आपने कोशिका देखी तो इस तरह की आपने कोशिका भी प्याज में देखी। ठीक है, तो ये जो बाहरी परत है ये इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यह कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो झिल्ली होती है ये कोशिका का दीवार होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर जो भी रह रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए दीवार का कार्य करती है। ज़रूरत की चीज़ों को अंदर आने देती है और जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उस कोशिका के अंदर उनको बाहर जाने देती है। ठीक है, तो ये कार्य होता है प्लाज्मा झिल्ली का। अब देखिए, कोशिका में कोई चीज़ आती कैसे है और जाती कैसे है, इसका क्या तरीका है, चलिए ये भी जानते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। ठीक है, विसरण प्रक्रिया क्या होती है, देखिए बराबर मात्रा में किसी विलेय का विलयन में घुलना। ठीक है, जैसे यहाँ पे पानी मान लेते हैं और चीनी। ठीक है, या मान लीजिए हवा है, तो हवा में सुगंध का या फिर किसी भी प्रकार की महक का घुलना और बराबर मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, यही है विसरण। ठीक है, बराबर मात्रा में उसमें मिक्स हो जाती है हवा के कणों में और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। चलिए, फिर पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। अब ये जो पदार्थ होते हैं इनकी जो गति होती है ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ही जाती है। ठीक है, यानी उच्च सांद्रता होगी जहाँ पे, वहाँ से दूसरी तरफ चला जाएगा कम सांद्रता की ओर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसी प्रकार कोशिका में भी आना जाना होता है पदार्थों का। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, कोशिका के लिए या शरीर के लिए क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। कोशिकीय अपशिष्ट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के लिए अपशिष्ट है और कोशिका के लिए अपशिष्ट है तो हमारे शरीर के लिए भी अपशिष्ट है, जिसका निकासन आवश्यक है। कोशिका में एकत्र हो जाती है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होता गया तो इकट्ठा होके जब वो ज़्यादा हो जाता है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है।
कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता से कम होती है। यानी ये कोशिका है हमारी, मान लेते हैं, यहाँ पे CO2 की जो सांद्रता है ये कम होती है, और ये जो बाहर है, सॉरी, यहाँ अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, सांद्रता है, ये ज़्यादा होती है कोशिका के अंदर, और बाहर कम होती है, यानी ज़्यादा दूर में फैला होता है। ठीक है, तो सांद्रता जब कम होती है तो क्या होता है, यहाँ से ये झिल्ली इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देती है। ठीक है, और जैसे ही ये बाहर जाएगा तो अंदर क्या होगा, सांद्रता कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा। सांद्रता अपेक्षा कम होती है, फिर क्या होता है, जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती हैं, या कह सकते हैं बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोशिका है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या सांद्रता कहेंगे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे सांद्रता बाहर कम है यहाँ पे, तो ये विसरण के कारण ये बाहर निकल जाएगा और सांद्रता फिर धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया कोशिका के अंदर, तो बाहर से ऑक्सीजन क्या होगा, विसरण विधि द्वारा अंदर चली जाती है। ठीक है, इसी प्रकार कोशिकाएं हमारी श्वसन क्रिया करती हैं। ठीक है, आप जानिए श्वसन क्रिया इसी प्रकार होता है, जैसे हम नाक से सांस खींचते हैं तो इस तरह से कोशिका भी सांस को खींचती नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है, वहाँ पे विसरण विधि और सांद्रता के कारण ही, सांद्रता में अंतर होने के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाती है। ठीक है, तो इस आदान प्रदान में जो विसरण है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें, तो अगर शक्कर और नमक के विलयन में हम रखें किसी कोशिका को तो क्या होगा। चलिए पहला देखते हैं। पहले केस में अगर हम देखें, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो, यानी एक ऐसा विलयन तैयार करेंगे जिसमें शक्कर हो या नमक हो, वो जल में बहुत कम मात्रा में घुला हो, तो क्या होगा, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जल परासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर जाएगा, यानी जब सांद्रता कम होगी तो ये कोशिका के अंदर चला जाएगा जल। कौन सी विधि से, परासरण विधि से। इसको कहते क्या हैं, ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी जिस विलयन से जल कोशिका के अंदर जाए उसको परासरण विधि कहेंगे, और उस विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहेंगे। ठीक है, अगला स्टेज देखते हैं। यहाँ पे अगला स्टेज की बात करें अगर हम, तो कोशिका को हम ऐसे माध्यम में, ऐसे विलयन में अब रखेंगे जहाँ पे बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी जो सांद्रता कोशिका के अंदर है वही सांद्रता कोशिका के बाहर है। ऐसे विलयन में हम कोशिका को रखेंगे तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं, यानी जब देखिए जब सांद्रता अंदर और बाहर बराबर होगा तो वहाँ पे कोई गति नहीं होगी, तो ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहेंगे। तीसरे स्टेज में देखेंगे तो यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, यानी बाहर की सांद्रता अधिक है और अंदर की सांद्रता कम है, तो क्या होगा, तो जल परासरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। देखिए जब सांद्रता बाहर ज़्यादा होगी और कोशिका के अंदर सांद्रता कम होगी तो क्या होगा, जिस तरफ सांद्रता ज़्यादा है क्या होगा, फिर जो जल है
जो पानी है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अंडा लेंगे, अंडे को तनु हाइड्रोलिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाएं, जो उसका छिलका होता है उसको हटा देंगे। उसके बाद एक पतली त्वचा, बाह्य त्वचा जो अंडे के ऊपर होती है, आपने देखा होगा, अगर आपने कभी अंडा छीला होगा उबाल के तो आप देखे होंगे कि जब हम ऊपर का छिलका निकालते हैं तो एक बहुत पतली सी परत होती है, उसके ऊपर झिल्ली होती है। ठीक है, अब अंडे को यहाँ पे आके देखते हैं, वो झिल्ली क्या है, वो अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखें और 5 मिनट बाद इसका अवलोकन करें। क्या देखेंगे कि अंडा फूल जाता है, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जल क्या हुआ, अंडे के अंदर चला गया। इसी प्रकार जब हम कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में डालते हैं और 5 मिनट बाद उसका अवलोकन करते हैं तो अंडा सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित होता है, यानी जो नमक के घोल है वो अंडे के अंदर, यानी अंडे के अंदर जो सांद्रता है जल की वो कम है और यहाँ पे नमक का जो सांद्रता है वो अधिक है, तो जल बाहर निकल आता है। ठीक है, चलिए, इसीलिए अंडा सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंडे से बाहर जल आ जाता है। ऐसे ही अगर हम सूखी किशमिश को देखते हैं, सूखी किशमिश अथवा या आप खुबानी ले लें, किशमिश या खुबानी कुछ भी देख सकते हैं इसमें, इसको जल में रखते हैं तो क्या होता है, किशमिश फूल जाती है। आपने देखा होगा सूखी किशमिश को अगर आप जल में रखेंगे तो वो फूल जाएगी। ठीक है, फिर अगर उसे हम नमक या शक्कर के सांद्रित विलयन में रखें तो देखिए, जब हम उसको जल में रखेंगे तो क्या होगा, वो जल ग्रहण करेगी और किशमिश फूल जाएगी। वहीं जब इसको शक्कर या नमक के घोल में रखेंगे, सांद्रित विलयन में रखेंगे, तो किशमिश से जल बाहर निकल जाएगी और वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली आपने देखा कि चीज़ों को अंदर आने देती है, बाहर जाने देती है, विसरण विधि का इस्तेमाल होता है और सांद्रता पे ये निर्भर करता है कि चीज़ अंदर आएगी कि कोशिका से बाहर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो प्लाज्मा झिल्ली होती है बहुत लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। यानी कोशिका झिल्ली की बात करें तो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो ये इतनी जानकारियां हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। अब हम आते हैं अगली चीज़ के बारे में। अगली चीज़ है यहाँ पे हमारी कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होती है इसको जानते हैं। देखिए, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, यानी जो कोशिका भित्ति होती है इसमें प्लाज्मा झिल्ली के अलावा भी एक चीज़ होती है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, और ये बनी किसकी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए, तो इसमें इतना ही देखते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले चीज़ पे, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अब जैसे मान लेते हैं हम अमीबा। अमीबा आपने देखा कि बिना आकार का कोई एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें एक केंद्रक होता है। जब ये अपना विभाजन करते हैं तो ये इस तरह से कुछ विभाजन करते हैं, यानी एक आधा केंद्रक बट जाए, जो एक केंद्रक है वो केंद्रक एक बट जाता है आधे आधे में। और जब कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, अलग होती हैं, तो कोशिका अलग होके इसका आधा केंद्रक यहाँ आके एक केंद्रक पूरा बन जाएगा और एक दूसरा जब बनेगा तो इसका आधा केंद्रक यहाँ जाके एक पूरा केंद्रक बन जाएगा। इस तरह से एक ही कोशिका से दो कोशिका बन जाती हैं, लेकिन केंद्रक दोनों में जरूर होगा।
वो अलग बात है कि कहीं कहीं आप देखेंगे किसी किसी चीज में, किसी किसी जीव में केंद्रक नहीं होता, किसी किसी कोशिका होता, ठीक है। लेकिन जहाँ केंद्रक होते हैं वहाँ पे केंद्रक और कोशिकाएं इसी तरह से विभाजित होती हैं। चलिए, तो यहाँ जो केंद्रक है हमारा, यहाँ देखेंगे ये केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर भी एक झिल्ली लगी होती है। केंद्रक की झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है, ठीक है। कोशिका द्रव अभी क्या है हम आगे देखेंगे, चित्र में मैं आपको दिखाऊंगा कि कोशिका द्रव एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी कोशिका का। केंद्रक में क्या होता है ये जानते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार के दिखाई पड़ते हैं। यानी ये छड़ाकार के होते हैं। क्रोमोसोम्स में अनुवांशिकता गुण, अनुवांशिकता आपने सुना ही होगा, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर माँ बाप का गुण आता है, ये क्या है, ये एक तरह का अनुवांशिकता गुण है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है, ये क्रोमोसोम से मिलता है। ये अनुवांशिकता का गुण क्रोमोसोम से मिलता है। अब क्रोमोसोम्स कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक में होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा केंद्रक बहुत ज़रूरी है, और जब ये कोशिकाएं डिवाइड होती हैं तो इसी हिसाब से ये अलग अलग बंटते हैं। माता व पिता, यानी माता पिता से जो डीएनए होता है वो पुत्र में आता है या पुत्री में आता है या बच्चे में आता है, ठीक है। डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो माता पिता से जो डीएनए है वो अणु के रूप में अगली संतति मतलब उनके बच्चों में आता है। क्रोमोसोम्स डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिकाओं के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए में क्या होती हैं, अणु निर्माण या कोशिका के निर्माण की जो भी इंजीनियरिंग, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी आप कह लीजिए जो भी सूत्र हैं, वो सब इसी के अंदर होती हैं। ये सारी सूचनाएं इसी के अंदर भरी होती हैं, ठीक है, डीएनए के अंदर। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन, जीन्स आपने सुना होगा ना कि जीन्स, मदर एंड फादर के जीन्स सन में आ जाते हैं या डॉटर में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जीन्स होते हैं, इनकी जो क्रियात्मक इकाई होती है डीएनए की, उसी को हम जीन्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं में एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिकाएं विभाजित होने वाले होती हैं, यानी कोशिकाएं जब विभाजित होने वाली होती हैं, रेडी होती हैं, तब यह क्रोमोसोम्स में संगठित हो जाती हैं, ठीक है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक, अभी मैंने कहा ना किसी किसी कोशिकाओं में केंद्रक होती हैं, किसी किसी कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यहाँ पे केंद्रक होते हैं बट उन पे झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह के हो गए, केंद्रक झिल्ली वाले और बिना केंद्रक झिल्ली वाले। तो जिनमें झिल्ली नहीं होती है केंद्रक झिल्ली उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिन कोशिकाओं में झिल्ली या केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम्स, कोशिका भित्ति, कोशिकाएं, ये इतनी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगली चीज़ पे जो कोशिका में पाई जाती है, कोशिका द्रव।
ठीक है, या इसी को हम कहते हैं जीव द्रव। आगे देखते हैं इसमें ये क्या होती है। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव क्या हो गया, यानी कोशिका द्रव और केंद्रक, इन दोनों को मिला के जो चीज होती है कोशिका में, उसको हम कहते हैं जीव द्रव। ठीक है, चलिए, कोशिका अंग में यानी जो कोशिका अंगक होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग भी नहीं होते हैं। यानी आपने अभी देखा प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, जो झिल्ली होती है वो नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंग होते हैं। अभी आपने आगे ही देखा प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, वही चीज यहाँ पे रिपीट की गई है। ये जो झिल्ली होती है इसकी सार्थकता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। और इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा यहाँ पे। देखिए, जो झिल्ली होती है इसकी अहमियत क्या है। देखिए, झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा। देखिए, वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। यानी जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, इनके पास कोई झिल्ली नहीं होती है। इसलिए इनमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेते। यानी जैसे कोरोना वायरस ही मान लीजिए, तो क्या है, ये वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं और जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं ये एक कोशिका, कोई भी एक कोशिका पकड़ लेंगे। उस कोशिका के अंदर किसी न किसी तरह से घुस जाएंगे और जब वो उसके अंदर घुस गए तो घुसने के बाद वो क्या करेंगे, उस पूरे सेल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर अपने ही जैसे कोशिकाएं और उत्पन्न करने लगते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना सेल थ्योरी में कि हर कोशिका अपने पहले की कोशिकाओं से ही बनी होती है। तो यहाँ कोरोना वायरस क्या करता है, कोई भी वायरस वो शरीर में जाता है, एक सेल को, एक कोशिका को किसी तरह से कब्जा कर लेता है उस पर और उसके बाद उसकी सारी मशीनरी को अपने हिसाब से ढालता है और फिर अपने ही जैसे जीवों को या कोशिकाओं को उत्पन्न करने लगता है। और इसी कारण से ये बहुत तेजी से अपना बहुगुणन करते हैं, यानी अपने आप को पैदा करते हैं। ठीक है, इसीलिए वायरस बहुत जल्दी नुकसान देते हैं हमारे शरीर को। और क्योंकि ये हमारे सेल्स को ही नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इनका इलाज करना भी थोड़ा क्या बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, इलाज करना इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि हमारी जो सेंट्रल बॉडी सिस्टम है, जो हमारी जो मेन शाखा है, कोशिका क्या है, हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और उसी शाखा को ये डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कोशिका अंगक। अब यहाँ पे कोशिका अंगक अगर हम देखें तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। जो कोशिकाएं हैं सबके ओर अपनी झिल्ली होती हैं जिससे कि उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिका जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं को भी उपापचयी क्रियाओं हेतु बहुत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सब कई तरह की कोशिका अंगक होते हैं, कई प्रकार के कोशिका अंगक होते हैं। यहाँ देखिए, अंतर्द्रवी जालिका, गाल्जी का उपकरण, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये कोशिका अंगक हैं, यानी कोशिका के जो अंग हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। ठीक है, चलिए अंतर्द्रवी जालिका, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अंतर्द्रवी जालिका,
अंतर्द्रवी जालिका युक्त नलिकाओं का शीट एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती हैं। देखिए, अंतर्द्रवी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती हैं, खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका जिसको RER कहते हैं तथा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जिसको SER कहते हैं। ठीक है, RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। RER क्यों खुरदरी दिखाई देती है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसीलिए ये खुरदरी दिखाई देती है। राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषित होती हैं। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। वहीं SER तथा जो SER होता है, SER वसा अथवा लिपिड, SER वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनने में सहायता करती है या कोशिका क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में भी सहायता करते हैं। यहाँ पे हम चित्र में अगर देखें तो आपको कुछ अंगक इसमें दिखाई देंगे। देखिए, ये है कोशिका हमारी, ठीक है, ये पूरा कोशिका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है हमारा केंद्रक, ठीक, ये है हमारा गाल्जिकाय उपकरण, ये चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है। केंद्रकीय झिल्ली आप देखेंगे केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर ये जो चीज़ है ये है केंद्रकीय झिल्ली, ठीक है। ये है प्लाज्मा झिल्ली, सेल का जो बाहरी सबसे भाग है वो प्लाज्मा झिल्ली होता है। तारक केंद्र है ये गोल सा लाइसोसोम्स है। यहाँ पे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ये राइबोसोम्स हैं। ये भाग माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो भाग है ये खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है, और ये जितना भी भाग आपको बाकी खाली दिख रहा है ये क्या है हमारा कोशिका द्रव, या जिसको हम जीव द्रव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भाग हो गए हमारे कोशिका के। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं अगली चीज पे, गाल्जिकाय उपकरण। गाल्जिकाय भी आप कहीं सुनेंगे, कहीं गाल्जी उपकरण कहेंगे, ठीक है। तो गाल्जी उपकरण आप देखेंगे तो कैमिलो गाल्जी, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के द्वारा इसके बारे में बताया गया। द्वारा वर्णित गाल्जिकाय उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी होती हैं, यानी इस तरह से है तो इसी के ऊपर एक गोला ऐसे और होगा, ठीक है, माने इसी तरह से एक के ऊपर एक ऐसे ये समानांतर तौर पे रखी होती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसीलिए जटिल कोशिका या कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। यहाँ पे हम देखते हैं चित्र में अगर, तो इसी तरह से एक के ऊपर एक ये रखी होती हैं समानांतर तौर पे, ठीक है। ये समानांतर तौर पे एक के ऊपर एक ऐसे ही सेम तरह से रखी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कोशिका द्रव है, हरित लवक है, ये हरित लवक में क्या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली, केंद्रक की है तो केंद्रीय झिल्ली भी होगी, गाल्जिकाय उपकरण, केंद्रक, हरित लवक, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, लाइसोसोम्स, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, यानी ये कोशिका का एक कौन कौन से अंगक है इसके अंदर सब कुछ इसमें बताया गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ से देखिए, जो कोशिका है यानी कोशिकीय जो उपापचयन होता है, मेटाबॉलिज्म में जो व्यवधान के कारण, जो मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत होती है, कोई व्यवधान होता है, तो उसके कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं। अब यहाँ जो लाइसोसोम्स होते हैं उनका क्या काम है, ठीक है। लाइसोसोम्स फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है, इसलिए लाइसोसोम्स को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होता है आपने देखा
ये जो बेकार की कोशिकाएं होती हैं यानी मृत कोशिकाएं हो जाती हैं या जो बेकार हो जाती हैं उनको नष्ट करता है। ठीक है, लाइसोसोम्स के बारे में जाने तो लाइसोसोम्स क्या है, ये कोशिकाओं को नष्ट करता है। ठीक है, संरचना की दृष्टि से लाइसोसोम्स में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होती हैं। आरईआर इन एंजाइमों को बनाते हैं, यानी जो खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है वो इन एंजाइम्स को बनाती है। लाइसोसोम्स कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। निपटाने वाला मतलब उसको खत्म करने वाला, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको खत्म करने वाला। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं, यानी कोशिका को साफ सुथरा रखने का भी कार्य ये करते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम्स में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम्स में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। लाइसोसोम्स को और एक नाम से जानते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लाइसोसोम्स को और किस नाम से जानते हैं, तो आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। ये हैं हमारे कैमिलो गाल्जी का, जिन्होंने गाल्जी उपकरण जो है इसके बारे में बताया। चलिए आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, यानी जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है वो क्या है, एटीपी के रूप में प्रदान होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं। एटीपी जो है वो कोशिका की ऊर्जा है, यानी जो सेल कार्य करते हैं वो एटीपी की ऊर्जा से ही कार्य करते हैं। इसको सेल ऊर्जा भी कहते हैं, कोशिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक कुछ अलग सी चीज़ होती है। ठीक है, जो खुद का प्रोटीन खुद से बनाते हैं। अब वो क्या है, इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। यही कारण है कि ये अपना प्रोटीन यानी कुछ प्रोटीन ये खुद भी बना लेते हैं। अब आते हैं पेलेस्टिड। ठीक है, पेलेस्टिड भी अंगक है, इसके बारे में जानते हैं। पेलेस्टिड केवल दो पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। जो पेलेस्टिड है, पेलेस्टिड से देखिए पा से पादप होता है, पा से पेलेस्टिड होता है, तो आप तो याद कर लीजिए कि जो पेलेस्टिड पाया जाता है ये अंगक होता है हमारा किसके, पादप कोशिकाओं का। ठीक है, चलिए ये कितने दो प्रकार के होते हैं, पेलेस्टिड दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट जिसको हम रंगीन पेलेस्टिड कहते हैं, तथा ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम रंगहीन या श्वेत पेलेस्टिड कहते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जिसमें पाया जाएगा उसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। अब होता क्या है, जब क्लोरोप्लास्ट होता है यानी पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि खाना बनाने का कार्य होता है इससे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड है, प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी जो है डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं और ये भी कुछ प्रोटीन्स बना लेते हैं। अब आते हैं रसधानियाँ। रसधानियाँ देखिए, रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। ये ऐसे रसधानियाँ ऐसी अंगक है जो पादप और जंतु कोशिका दोनों में
पाई जाती है। कुछ पौधों में कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानियां की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक भी हो सकती है। तो ये राजधानियां हैं। एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट राजधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये राजधानियां जो हैं वो अपशिष्ट या जो बिना काम की चीज़ें हैं शरीर में उसको निकालने का कार्य भी करती हैं एक कोशिकीय जीव में। चलिए अब आते हैं कोशिका विभाजन। अच्छा, कोशिका विभाजन यानी जो सेल टूटते हैं, कोशिका टूटती है, अलग होती है, विभाजित होती है, क्यों होती है? देखिए, शरीर का विकास होना, ठीक है। शरीर का विकास कैसे होता है? शरीर जब कोशिकाएं आपस में टूटती हैं तभी तो वो ज़्यादा होंगी। जब उनकी मात्रा ज़्यादा होगी और वो टूटेंगी और वो बढ़ेंगी तभी हमारे शरीर का विकास होगा या पेड़ का विकास होगा। या अमीबा जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो अपना प्रजनन नहीं कर पाएगा, उसकी जो प्रजाति है उसका विकास नहीं होगा। तो कोशिका विभाजन इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए होता भी है। देखिए, जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जाहिर सी बात है। कोई इंसान बहुत बड़ा होता है यानी उसके अंदर कोशिकाएं ज़्यादा हैं, कोई इंसान छोटा है तो उसके अंदर कोशिकाएं कम है, जाहिर सी बात है। जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिका का भी प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं को बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। अब ये जो विभाजन होते हैं दो तरह के होते हैं, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। चलिए देखते हैं सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे हम कहते हैं सूत्री विभाजन, ठीक है। उसे हम सूत्री विभाजन कहते हैं। चित्र में आप देखिए, चित्र में आप देखेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये एक कोशिका है या इसको मातृ कोशिका कहते हैं या मदर कोशिका कह लीजिए। मातृ कोशिका मतलब मदर कोशिका, ठीक है, मदर सेल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 जोड़े के रूप में आपको गुणसूत्र दिख रहे हैं। जब ये कोशिका आपस में डिवाइड होती है तो क्या होता है, ये गुणसूत्र भी आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, आधे आधे। तो इसका एक भाग यहाँ आ गया, इसका एक भाग यहाँ आ गया, इसका एक भाग यहाँ आ गया और इसका एक भाग यहाँ आ गया, फिर इसका एक भाग और इसका एक भाग यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये यहाँ आ गए। तो आधे गुणसूत्र यहाँ आ गए एक कोशिका में, आधे गुणसूत्र एक कोशिका में। तो मात्र कोशिका से इस तरह से जब अगली कोशिकाएं बनती हैं या संतत कोशिकाएं बनती हैं तो इस तरह के विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन मैंने कह दिया है, समसूत्री विभाजन है, ठीक है। ये समसूत्री विभाजन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसी को सूत्री या समसूत्री कहते हैं। अब आगे अगर देखें हम, संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। अब यहाँ पे मात्र कोशिका के बराबर ही कोशिकाएं यहाँ में आपको मिलेंगी। विभाजन के बाद आप देखेंगे तो जितने गुणसूत्र यहाँ पे हैं उतने ही गुणसूत्र इसको और इसको मिला के आपको मिलेंगे। 8 गुणसूत्र हैं ऊपर टोटल 2 कोशिकाओं को मिला के भी 8 ही हैं। यहाँ पे टोटल कितने हैं? 8 गुणसूत्र। यहाँ पे इसका और इसका अगर मिलाया जाए तो 8 गुणसूत्र मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले तरीके पे। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों के विशेष कोशिकीय विभाजन या विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। इस प्रकार का जो विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं या अर्धसूत्रण कहते हैं। अर्धसूत्रण में आप देखिए यहाँ पे जो नई कोशिकाएं होती हैं वो मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। देखिए
यहाँ चित्र में देखेंगे हम तो क्या हुआ, ये एक कोशिका है, ठीक है। अब इस एक कोशिका, ये हमारी मातृ कोशिका है, इसका अर्ध विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या होगा कि ये दो कोशिका जो हैं, ये दो कोशिका जो कोशिका कह रहे हैं, ये दो गुणसूत्र जो हैं जोड़े के, ये एक कोशिका में आ जाएंगे और ये जो हैं ये एक कोशिका में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब दो कोशिकाएं तैयार हो गई। अब दो कोशिकाएं जब तैयार हो गई तो फिर इसमें से एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, फिर एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया। सेम यही तरीका यहाँ पे भी आ गया और यही तरीका यहाँ पे भी आ गया। इस तरह से संतति यहाँ पे डिवाइड होती हैं, इसी को कहते हैं अर्धसूत्री, ठीक है। इसको अर्धसूत्री विभाजन हम कहते हैं। तो ये हो गया आपका कोशिका विभाजन, दो तरह के, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें हमने समसूत्री विभाजन देखा और अर्धसूत्री विभाजन देखा। चलिए, तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब इसमें हमने इस पाठ में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, एक तरह से उसको हम सारांश की तरह रिपीट कर लेते हैं। चलिए, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरणदाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव में अलग होता है, कोशिका द्रव से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। आगे देखें, यार अंतः कोशिका या कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। ये समांतर एक के ऊपर होते हैं। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करते हैं। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे पैलेस्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब रंगीन पैलेस्टिड और ल्यूकोप्लास्ट मतलब रंगहीन पैलेस्टिड। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल, का से क्रोमो, का से क्लोरोफिल, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थ सहित महत्वपूर्ण पदार्थ का संचयन करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। उनके क्रोमोसोम्स के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम्स अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि कोशिका विभाजन होती है, यानी जो कोशिका विभाजन के हेतु ही कोशिका विभाजन जब होती है तभी जीवधारियों की वृद्धि होती है या उनकी काया वृद्धि होती है। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब इसके अभ्यास प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं। अभ्यास प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश करिएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न या अपनी जो दुविधा है वो लिख के आप पूछ सकते हैं। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।